हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज इसके पहले जो मैंने अभी कल आपको पढ़ाया था उसमें आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन बताई हुई थी मैंने, और डिफिनीशन के बाद उसको कैसे नोटेट करते हैं, नोटेशन उसका क्या होता है, और उसके एलिमेंट्स कौन होते हैं, उनको एलिमेंट्स को लिखने का क्या तरीका है, किसे रो कहते हैं, किसे कॉलम कहते हैं, ये चीज़ें हो चुकी थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया था। 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बताया आपको, कॉलम मैट्रिक्स बताया, रो मैट्रिक्स बताया, है ना, और वर्टिकल मैट्रिक्स बताया आपको। सबसे लास्ट में मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बताया था। विकर्ण आव्यूह हिंदी में इसे कहते हैं, जिसको मैंने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ये होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो होते क्या हैं। जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा A इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ 4 5 6 लिखा मैंने, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 3 का है। ये आप कल समझ चुके हैं कि 2 क्रॉस 3 का मतलब है 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके डायगोनल एलिमेंट ज्ञात करो, क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होते क्या हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीका है कि डायगोनल एलिमेंट होते हैं ए आई जे। ये डायगोनल एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें शर्त ये होनी चाहिए कि आई इज इक्वल टू जे होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कहा A11 तो ये डायगोनल एलिमेंट होगा, विकर्ण का एलिमेंट कहलाएगा। अगर आपने कहा A22 तो ये डायगोनल एलिमेंट होगा। इसी तरह A33 तो ये भी डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। तो अगर हमारे पास एक आव्यूह लिखा हुआ है और मैं तुमसे कहूं कि चलो भैया इसके डायगोनल एलिमेंट ज्ञात करो, तो A11 यानी 1 हो गया, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का, है ना, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। फिर A22 तो देखिए 5 हो गया। इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स A लिखी हुई है इसके डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे 1 5। तो ये आज आपको कॉन्सेप्ट में अपने रख लेना है कि A11 A22 A33, या हम ये कह लें कि AIJ ये सारे एलिमेंट होंगे डायगोनल एलिमेंट। शर्त ये है कि I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, J। तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद कुछ मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स जो होता था वो आपको ध्यान होगा स्क्वायर मैट्रिक्स था, वर्ग आव्यूह था, यानी जितनी रो होनी चाहिए उतने ही कॉलम होने चाहिए। अब इसके बाद जो 7वां नंबर है वो है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह हिंदी में कहते हैं। तो देखिए इसकी जो डिफिनीशन है वो क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह होना चाहिए जिसके डायगोनल एलिमेंट सभी बराबर हों, इक्वल हों। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा कि एक मैट्रिक्स मैंने ए लिखा, ये सबसे पहली बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब आप समझते हो कि ये वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, यानी इसमें जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप जानते हो कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो हो सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि वो नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो फिर ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और अगर ये भी 2 है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वो सभी बराबर हों, तो हम उसे कहते हैं अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। आप अगर दूसरा एक और मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि B बराबर है 3 0 0, राइट, 0 3 0 0 0 3, ये 3 क्रॉस 3 कोटि का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि विकर्ण के एलिमेंटों को छोड़ दिया जाए
तो बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें क्या हैं, 0 हैं। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरी चीज़ ये कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है कि यह कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, यानी हिंदी में कहते हैं इसको अदिश आव्यूह। इसके बाद जो 8वां नंबर है, 8वें नंबर में कह रहा है आइडेंटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं इकाई आव्यूह। इसकी जो डेफिनेशन है ए डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए फिर से वही चीज़ आई, दोनों में लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी दोनों विकर्ण आव्यूह तो होंगे ही, यानी कि विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सब 0। विच ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू 1, सारे एलिमेंट 1 होना चाहिए किसके, डायगोनल के एलिमेंट। देखना ये मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये है विकर्ण आव्यूह, सॉरी ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं तत्समक आव्यूह, इसको इकाई आव्यूह भी कहा जाता है हिंदी में। शर्त क्या है कि जो इसके विकर्ण के एलिमेंट होंगे, मुख्य विकर्ण है इसका ये, इसके जो एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट 1 के बराबर होना चाहिए। शेष तो 0 होंगे क्योंकि ये विकर्ण आव्यूह है। और याद रखें इसको हम आई से व्यक्त करते हैं, कहीं आई एन, अब मान लीजिए यहाँ पर I3 मैंने लिखा क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का विकर्ण आव्यूह है, तो विकर्ण आव्यूह 3 क्रॉस 3 का है, लेकिन चूंकि इसके जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट 1 हैं, इसलिए इसका नाम हो गया इकाई आव्यूह, यानी यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके बाद अगला नंबर जो आता है वो है नल मैट्रिक्स। 9वां नंबर है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं शून्य आव्यूह, और जैसा कि आप नाम से ही जानते हो ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट 0 हों। जैसे मैंने एक आव्यूह लिखा और वो हो गया 0 0 0 0, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 का, लेकिन ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट 0 हैं। इसी तरह अगर मैं एक दूसरा आव्यूह लिख दूं तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, बट इसके सभी एलिमेंट किसके बराबर हैं, 0 के, इसलिए हम इसको कहेंगे नल मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं शून्य आव्यूह। तो ये 3 जो आपके बचे हुए थे मेन, वो और हो गए, जिसमें आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो मैंने बताया था इसके पहले 6वां नंबर डायगोनल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और देखें। देखिए 2 टाइप्स अभी और हैं, इनका प्रयोग CBSE में या NCERT में आपको नहीं मिलता है, या मिलेगा अभी तो शायद रेयर केस में, मेरे ख्याल से तो इनका CBSE में यूज ही नहीं है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद ही आप कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो ये इन दोनों का प्रयोग कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होता है। जिसमें जो 10वां नंबर है यहाँ पर देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऊपर त्रिभुजीय या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह जो Aij हो, बट Aij बराबर 0 फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन J। थोड़ा सा इसको समझने में हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, तो मैं तुमको सरल भाषा में बता दूं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, आपका ये हो गया डायगोनल, ये डायगोनल हो गया। जब वो कहता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट आए, ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल यानी ये विकर्ण जो लिखा हुआ है, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आए, अगर वो 0 हों, यदि वो क्या हों, 0 हों, तो कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। देखिए नीचे के 0 हों तो अपर ट्रायंगुलर, और अगर विकर्ण आव्यूह के ऊपर वाले सभी एलिमेंट क्या हों, 0 हों, तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों, एक अपर ट्रायंगुलर एक लोअर ट्रायंगुलर।
अपर ट्रायंगुलर जब कहता है तो नीचे के एलिमेंट सभी शून्य होना चाहिए, डायगोनल के नीचे वाले। और जब कहता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तब आप समझ जाना कि जब लोअर कहे तो ऊपर वाले एलिमेंट सब क्या होना चाहिए, 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ए आई जे 0 हो लेकिन आई इज ग्रेटर देन जे। तो ज़रा इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखना। तो 10वां और 11वां ये दोनों आपकी समझ में आ जाएगा। देखिएगा ज़रा, एक मैट्रिक्स मैं लिखने जा रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये मैंने लिखा। अब आप समझिएगा ज़रा, ए आई जे इक्वल टू 0, यानी वो एलिमेंट जो आई जे में आए वो 0 होगा, लेकिन आई इज ग्रेटर देन जे। अब ज़रा सुनो, A11 ये आई है पहला वाला, ये जे है। जब आई बड़ा हो जाए तो यहाँ आई जे से छोटा है, यहाँ आई जे से छोटा है। यहाँ जो देखो अगर आप, तो ये जो आई है ये जे से बड़ा हो गया, यानी ये 0 होगा पहला। ये बराबर हैं और ये छोटा है तो ये 0 नहीं होगा। ये देखिए बड़ा हुआ तो ये 0 होगा। आई इज ग्रेटर देन 0, ये देखिए आई इज ग्रेटर देन 0 और ये बराबर है। यानी यहाँ पर हमको 3 एलिमेंट ऐसे मिले जिनमें आई जे से क्या है, बड़ा, तो वो 0 होना चाहिए। आपकी समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान। देखिएगा ज़रा, आई जहाँ जहाँ बड़ा हो जे से, वो सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। तो अगर ये आपने डायगोनल बनाया है तो इसके नीचे जो ये एलिमेंट है ये A21 कहलाता है, यानी 2 है आई और 1 है जे, तो 2 1 से बड़ा होता है, यानी आई जे से बड़ा हुआ। जहाँ जहाँ आई जे से बड़ा हो वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0। ये तो इसकी भाषा मैथमेटिकल हो गई। और मैंने आपको बताया था कि डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट हों वो 0 हो जाएं, और इसमें डायगोनल के जितने ऊपर हों वो 0 हो जाएं। इसमें देखिएगा ज़रा, जहाँ आई लेस देन हो जे से, तो देखिए ये आई है, ये जे है, ये लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये बराबर है। देखिए इसका मतलब जब आप लोअर कहोगे तो ये 0 हो जाएंगे, और जब आप अपर कहोगे तो ये 0 हो जाएंगे। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो जाएं, और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब जो डायगोनल है उसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। इस प्रकार समाप्त होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों मैंने कंपटीशन के लिए आपको बता दिया है, और मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको कि इनका आपको शायद CBSE की किताबों में या हो सकता है NCERT की बुक्स में इसका प्रयोग न मिले। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या ऑपरेशन हैं। तो पहला नंबर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूहों की समानता हिंदी में बोलते हैं, दो आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूह सेम होंगे, समान होंगे, वो उसके लिए शर्त क्या है? पहला नंबर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कर सकते हो, शर्त पहली ये होना चाहिए कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके बाद करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग्स का मतलब होता है जो संगत हैं, जैसा पहले में हो वैसा दूसरे में हो, तो उनको आप इक्वल कर सकते हैं। जरा सुनिएगा कैसे। मान लीजिए मैंने लिखा एक आव्यूह A और उसमें लिखा A11 A12, दूसरा है A22 और A21 और A22। अब एक मैंने लिखा B, और B में लिखा मैंने B11 B22 B21 B22 और ये B12 है। ये भी देखिए 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। तो सबसे पहले आप देखो कि इनके आर्डर क्या होना चाहिए, वो सेम आर्डर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो इक्वल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल होना चाहिए। यानी जो A11 है ये बराबर ही होगा B11 के। जब आप दो मैट्रिक्स को इक्वल करोगे तो संगत अवयव सेम होना चाहिए,
ऐसे ही आप कहतोगे कि A12 ये बराबर होगा B12 के, A21 बराबर B21 होगा और A22 ये बराबर होगा B22। ये इक्वलिटी है, दो आव्यूह समान होते हैं या समान कहलाते हैं यदि वो सेम ऑर्डर में हैं, अगर उनका क्रम समान है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके सेम हैं। इस पर एक आइए एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ मैं, और अगर उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक लेते हैं या एग्जाम्पल आप इसको कह लीजिए। एग्जाम्पल है एक आव्यूह है 2x + 4 z + 2 3y - x और x + z, और ये इक्वल दे दिया गया है 0 3 5 - 1। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया है। बढ़िया सवाल। देखिए ये एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 की है, ये एक दूसरी मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 की है, और दोनों के बीच में इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होती हैं जब उनके आर्डर बराबर हों और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हों। चूँकि इनके आर्डर बराबर हैं और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिखाई गई हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो 2x + 4 होगा यानी A11 होगा वो बराबर ही होगा किसके, 0 के। तो जब आप इन दोनों को देखो बराबर करोगे तो 2x दिस = -4, तो x = -2 आ गया। ये देखिए। इसके बाद देखो इधर से आप जब आप दूसरे को दूसरे के संगत लोगे तो 3y - x ये 5 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ से 3y और x की चूँकि वैल्यू -2 आ चुकी है तो -−+2 बराबर कितना, 5। यानी 3y दिस = 3 आएगा तो y = क्या हो जाएगा, 1। ये देखिए y का मान आ गया। अब हमें z का मान चाहिए, तो यहाँ से देख लो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करो तो z + 2 दिस = है 3, तो z = क्या हो गया, 1। तो इस प्रकार देखिए x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है कि x + y + z क्या होगा, तो -2 हो गया और y हो गया +1, z हो गया +1, यानी x + y + z की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स है ना, ये तब होती है जब दोनों सेम ऑर्डर के हों, और अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और अगर पहले से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वल हैं तब उनकी मैट्रिक्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अगला नंबर है दो आव्यूहों का योग जोड़ते कैसे हैं। तो इसके लिए भी आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर इनका भी आप सेम रखेंगे। अब हम लेके चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जो इसका अगला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, देखिए आव्यूहों का योग। तो अगर देखिए एक मैट्रिक्स है वो m × n है और दूसरी मैट्रिक्स है वो भी m × n है। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। अगर हमें इन्हें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए जैसे इसके पहले मैंने बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम हैं। अगर आर्डर सेम है और फिर उनको ऐड करना है तो आप क्या करो कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो, यानी जो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आए, संगत अवयव आए, उन्हें क्या करिए आप जोड़ दीजिए। एक एग्जाम्पल से हम लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। जैसे एक है मैट्रिक्स वो है 2 0 -1 6, और ये देखिए 2 × 2 का दिया हुआ है, और जो B दिया है वो दिया है 4 2 और 7 - 2, और ये भी 2 × 2 दिया है। तो कहता है A × B, तो
ए प्लस बी क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपने देखा कि जो ए है वो भी 2 क्रॉस 2 का है और जो बी है वो भी 2 क्रॉस 2 का है। तो दोनों 2 क्रॉस 2 के हैं, तो दोनों के आर्डर यानी कोटि दोनों की समान, इसलिए जब हम जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग यानी पहले में पहला जुड़ा तो 4 और 2 6 आया, ध्यान से देखिएगा। फिर -1 में 7 जुड़ेगा, यानी करस्पॉन्डिंग जोड़ना है, ध्यान रखना संगत जोड़ना है। तो -1 + 7 तो ये 6 आया, फिर 0 और +2 हुआ तो 2 आया और 6 में 2 निकला तो 4 आया। इस प्रकार ये जो मैट्रिक्स आई ये भी 2 क्रॉस 2 की आई। और याद रखें ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसी में आप ले लें साथ में सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो आव्यूहों का अंतर। तो जिस प्रकार योग करना है उसी प्रकार अंतर कर देना है। अंतर में अगर मान लो मुझको a - b निकालना होता तो मैं पहले में पहला घटा देता, तो 2 में 4 गए -2, -1 -7 तो -8 आ जाता, 0 - 2 तो -2 आ जाता, 6 +2 तो +8 आ जाता। ये सब्सट्रैक्ट हो गया, a में से b जो आव्यूह है वो घट गया। तो इस प्रकार ये हो गया आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दो आव्यूहों का। अब हम लेके चलने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है। तो देखें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एडिशन, तो 3 इसमें प्रॉपर्टी आप मेन रूप से समझ लीजिए कि यदि दो मैट्रिक्स हैं तो अगर a + b है तो वो b + a के बराबर होगा। यानी a + b यदि दो आव्यूहों को जोड़ा जा सकता होगा तो a + b जो कुछ आएगा वो b + a के ही बराबर आएगा। इसको क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये लॉ का नियम करता है। दूसरा है साहचर्य नियम, यानी b + c में अगर आप a जोड़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप a + b में बाद में c जोड़ते हो, यानी ये एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, जिसको साहचर्य नियम उसका भी पालन करता है। और तीसरा है a + b, अगर a + c के बराबर है तो कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसको कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं, यानी a से a को कैंसिल किया तो b और c ये आपस में क्या हो गए, बराबर। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल मैंने आपको बताया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो आव्यूहों का गुणन, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसवर्स मैट्रिक्स के विषय में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।